गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आदर्श हिंदी विद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको प्रश्न नंबर 9 जो कि तुलनात्मक अध्ययन का पक्की तलपट है यह बताने जा रहे हैं। इस पाठ में सिर्फ और सिर्फ हमको जो प्रश्न हटे हुए हैं कोविड-19 के चलते वह प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 14 और प्रश्न नंबर 12। ये 4 प्रश्न इसमें से हटा दिए गए हैं। इन 4 प्रश्नों के अलावा हमको सारे प्रश्न करने हैं। बहुत इजी और बहुत सरल तरीका है। आज हम तुलनात्मक अध्ययन से पक्की तलपट देखेंगे, किस तरह से हमको पक्की तलपट करना है। तो आइए हम सवाल सबसे पहले देख लेते हैं। सवाल लिखा हुआ है इक्विटी और दायित्व। इक्विटी और दायित्व में मालूम ही है कि हम पक्की तलपट बनाते हैं तो सबसे पहले हमें उसका शीर्षक लिखना पड़ता है। तो 2 शीर्षक होते हैं, 5 मुख्य शीर्षक होते हैं और 19 उप शीर्षक होते हैं। इसमें से सवाल में दिया है इक्विटी और दायित्व, अंशधारकों के फंड, अंश पूंजी, इक्विटी अंश पूंजी, अधिमान अंश पूंजी। फिर दूसरे में दिया है अनामत और आधिक्य, सामान्य अनामत, लाभ हानि खाता। गैर चालू दायित्व में दिया है 10% के ऋण, ठीक है। चालू दायित्व में दिया है अल्पकाल का ऋण, व्यापारी लेना, अन्य चालू दायित्व। फिर उसके बाद लिखा है कुल। देखो बच्चों, ये जैसा लिखा है हमको उसी प्रकार लिखना है। हमको 1 से लेकर 4 तक का जो भी दिया है वो हमें किताब से ही देख के लिखना है। 5वां और 6ठा, जो 5वां और 6ठा नंबर है वह सवाल हमको सिर्फ सॉल्व करना है। इसलिए संपत्तियां दिया है। गैर चालू संपत्तियां में स्थिर संपत्तियां, दृश्य संपत्तियां और अदृश्य संपत्तियां। गैर चालू विनियोग दिया हुआ है। फिर उसके बाद दिया है चालू संपत्तियां, स्टॉक, व्यापारी लेना, चालू विनियोग, रोकड़ और रोकड़ सामान और कुल। ठीक है बच्चों, यह तो हमारा सवाल था। यह सवाल आपके स्क्रीन पर भी होगा, आप देख सकते हैं आसानी से इस सवाल को। आइए अब हम सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं वह देखते हैं। जैसा कि पहला लिखा है, पहला ही लिखे। पहले हम सब क्या करेंगे बच्चों कि जितना भी लिखा है सब हम लिख देंगे देख के ही। सवाल में देख देंगे। पहला लिखा है इक्विटी और दायित्व। पहला होता है हमारा जो शीर्षक होता है इक्विटी और दायित्व। ठीक है बच्चों। इक्विटी दायित्व में पहला अंशधारकों के फंड, ठीक है। तो पहला दिया हुआ है इसमें अंशधारकों के फंड। यहाँ लिखेंगे अंशधारकों के फंड। अंशधारकों के फंड में पहला दिया है अंश पूंजी। क्या दिया हुआ है? जैसा लिखा है हमको, जैसा सवाल में दिया है वैसा ही हमको लिख देना है यहाँ पर। अंश पूंजी दिया हुआ है। अंश पूंजी में 2 दिया है। कौन सा? इक्विटी अंश पूंजी, दूसरा दिया हुआ है प्रेफरेंस अंश पूंजी। अब इन दोनों का रकम कितना दिया हुआ है? एक का दिया हुआ है 17 लाख, एक का दिया हुआ है 22 लाख। हम सिर्फ अभी तीसरा चौथा जो किताब में दिया है वही देख के लिख रहे हैं। 17 लाख, दूसरे का दिया है 22 लाख, ठीक है। फिर नीचे वाले में दिया है 12 लाख, दूसरे में दिया हुआ है 10 लाख, ठीक है। इस तरह से हम बस इसको क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम दूसरा है हमारा क्या है? अनामत और आधिक्य। ब नंबर दिया है, यहाँ पे हम ब नंबर लिखेंगे। क्या लिखा है? अनामत और आधिक्य। अनामत और आधिक्य में क्या दिया है? पहला दिया है सामान्य अनामत, दूसरा दिया हुआ है लाभ हानि खाता। ठीक है बच्चों, यही इस तरह से दिया है दूसरा। अब दूसरे में
कितना दिया है, पहले में दिया है 2 लाख और 2,40,000। अब इसमें दिया है 2 लाख और दूसरे में दिया हुआ है 2,40,000। ठीक है, अब 16 देखना है और 17 को देखना है। ठीक है, 16 वाले पहले लिखना है, फिर 17 वाला लिखना है। ठीक है, उसके बाद लिखा है 1,80,000 और दूसरे में लिखा है 2,10,000। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, बिन चालू दायित्व। अब दूसरा नंबर हमारा ये आ जाएगा, बिन चालू दायित्व। बिन चालू दायित्व में दिया हुआ है 10% के डिवेंचर। पहला दिया हुआ है 10% के डिवेंचर के डिवेंचर। 10% के डिवेंचर कितना दिया है, 8 लाख और 6 लाख। 8 लाख 6 लाख। ठीक है, अब हमारा दूसरा दिया हुआ है चालू दायित्व। तीसरे नंबर पे हम यहाँ पे लिखेंगे चालू दायित्व। चालू दायित्व। ठीक है, अब हमारा चालू दायित्व में क्या क्या दिया हुआ है, अल्पकालीन ऋण, अल्पकालीन ऋण। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है व्यापारी देना। तीसरा अन्य चालू दायित्व। अन्य चालू दायित्व। ठीक है, उसके बाद हमारा लिखा है कुल। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा किसमें हो गया, इक्विटी और दायित्व का जो चीज़ इसमें आता है, अंशधारकों के फंड। ठीक है, दूसरा आता है बिन चालू दायित्व और चालू दायित्व। ये हमारा पूरा हुआ। अब हम इसको कैसे करना है आपको हम समझाने चाहते हैं। ठीक है, अब हमारा कुल पहले हम इसको जोड़ देंगे। तो अल्पकालीन ऋण कितना है पहले लिख लेंगे, इसका संपत्ति लिखेंगे 45,000 है और 90,000। पहले इसका लिखेंगे पूरा 45,000 और दूसरा 90,000। ठीक है, अब उसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है, व्यापारी देना 1,35,000 और 90,000। 1,35,000 और 90,000। ठीक है, उसके बाद दिया है 70,000 और 70,000। यहाँ पे हम लिख देंगे 70,000 और यहाँ पे 70,000। अब देखो पीछे ही इसका टोटल दिया होगा, टोटल भी हमको करने की ज़रूरत नहीं है। टोटल दिया है 43,30,000। हम यहाँ पे टोटल यहाँ पे लिख देंगे 43,000 30,000। जो किताब में सवाल में दिया है सवाल वही हूबहू मैंने यहाँ पे छापा है, वही हमने देख के लिखा है, बाकी कुछ नहीं किया है। दूसरे में दिया है 45 लाख। ठीक है बच्चों, अब ये हम कर लेंगे तो हमारा सवाल सिर्फ हमको कौन सा, पांचवा कॉलम और छठा कॉलम करना रहेगा। पांचवा कॉलम और छठा कॉलम हमने आपको पहले से ही समझा दिया था, कुछ नहीं करना है। चौथे में से तीसरे को माइनस कर देना है, चौथे में से तीसरे को माइनस करेंगे। और इसमें क्या करेंगे, हम फिर से वही काम करेंगे जो हमने लाभानी पत्रक में किया था, 5/3 गुणे 100। 5/3 गुणे 100, बस यही काम हमको करना है, बाकी कुछ नहीं। हमको क्या करना है, चौथे में से पाँचवें को, चौथे में से हमको तीसरे को माइनस कर देना है। ठीक है, तो चौथा हमारा कितना है 22 लाख और ये कितना है हमारा 17 लाख। ठीक है, तो अब हम इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा 5 लाख। हम यहाँ पे लिखेंगे 5 लाख। ठीक है, अब हम इसका परसेंटेज निकालेंगे, कैसे, 5 लाख बाटे 17 लाख गुणे 100, तो हमारा कितना आएगा 29.41। कितना आएगा 29.41। ठीक है, फिर उसी तरह करेंगे, 10 लाख में से 12 लाख घटाएंगे तो हमारा कितना 2 लाख माइनस में आएगा। 10 लाख में से 12 लाख घटाएंगे 2 लाख माइनस में आएगा। तो माइनस में ना लिख के हम इसको कोष्टक में लिखते हैं, एक कोष्टक में लिखें, कोष्टक में लिखेंगे फिर से वही 2 लाख भागे 12 लाख करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16.67। 16.67, ये भी हम किस में लिखेंगे, कोष्टक में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, सामान्य अनामत का भी करेंगे। 2,40,000 में से 2 लाख घटाएंगे, कितना बचेगा 40 लाख, 40,000
40,000 बचेगा। फिर से हम परसेंटेज निकालेंगे, छठा नंबर कॉलम, तो 40,000 भागे 2 लाख गुणे 100 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, फिर से हमारा आएगा 20%। कितना आएगा 20, ठीक है। फिर अब इसको निकालेंगे, 2 लाख में से 1,80,000 माइनस करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 2 लाख में से 2,10,000 में से 1,80,000 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 30,000। 30,000 का हम इसमें से 30,000 भागे बटे 1,80,000 गुणे 100 करने जाएंगे तो हमारा आंसर मिलेगा 16.67, ठीक है। फिर 60,000 में से 80,000 माइनस करेंगे, मतलब 6 लाख में से 8 लाख माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 लाख आएगा। 1 2 4 5 माइनस में आएगा क्योंकि ये 6 लाख है और ये 8 लाख है, ये कम है और ये ज़्यादा है इसलिए माइनस में आएगा, तो कोष्टक में लिखेंगे 2 लाख। अब फिर से उसी तरह हम परसेंटेज निकालेंगे, 2 लाख भागे 8 लाख गुणे 100 तो कितना आएगा इसका परसेंटेज 25%। कितना आएगा 25%, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो तीसरा हमारा क्या है, अल्पकालीन ऋण 90,000 माइनस 45,000, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पर 45,000। अब 45,000 जो है, 45,000 में से हम क्या करेंगे, फिर इसका परसेंटेज निकालेंगे, 45,000 भागे 45,000 तो यहाँ 100% निकलेगा, ठीक है। फिर 90,000 में से 1,35,000 माइनस करेंगे, 90,000 में से 1,35,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 45,000 आएगा। कितना आएगा बच्चों 45,000। तो 45,000 किस में आएगा, माइनस में, तो हम कोष्टक में लिखेंगे। इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 45,000 भागे 1,35,000 गुणे 100 तो कितना आएगा यहाँ पे 33.33, 33.33। अब ये 70,000 है, ये तो माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे कुछ आएगा नहीं, ठीक है बच्चों। अब देखो, हम इसको चेक करने का तरीका यही है कि अगर हम चाहें तो चेक कर सकते हैं, इसमें से 43,30,000 में से 45,000 घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,70,000, यहाँ पे 1,70,000, ठीक है। अगर हम दूसरा तरीका है, ये जो भी प्लस वाले हैं उनको जोड़ के फिर माइनस वाले को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 1,70,000 ही आएगा। इस तरह से अब हम फिर से क्या निकालेंगे, इसका परसेंटेज निकालने गए तो परसेंटेज निकालेंगे तो 1,70,000 भागे 43,30,000 तो इसका परसेंटेज निकल जाएगा 3.93। इस तरह से हमारे जमा पक्ष का पूरा हो गया, जिसको हम बोलते हैं। अब हम संपत्तियों का निकालेंगे, इस तरह से हम संपत्तियों का भी इसी तरह देख के इसी तरह हम करके निकालेंगे, ठीक है। आइए हम संपत्तियों वाला देखते हैं। क्यों तुम अब हमारा दूसरा शीर्षक जो होता है संपत्ति का होता है, तो हम संपत्ति लिखेंगे। तो संपत्ति में पहला कौन सा आता है, संपत्ति में पहला संपत्ति है बिन चालू संपत्ति। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिन चालू संपत्ति। बिन चालू संपत्ति में क्या क्या आता है, पहला अस्थिर संपत्ति। स्थिर संपत्ति में दृश्य और अदृश्य। पहला अ लिखेंगे, देखो बच्चों जैसा लिखा है मैं वैसा ही लिख रहा हूँ। पहले में लिखेंगे दृश्य स्थिर संपत्तियाँ, स्थिर संपत्ति। स्थिर संपत्ति में पहला आता है दृश्य और दूसरा आता है अदृश्य। दूसरा कौन सा आता है, अदृश्य। अदृश्य संपत्ति में क्या क्या दिया हुआ है, पहले दृश्य संपत्ति में दिया है यंत्र। क्या दिया हुआ है, यंत्र। दूसरे नंबर पे दिया हुआ है फर्नीचर, ठीक है बच्चों, यंत्र और फर्नीचर। तो अब हम चलो यंत्र में क्या दिया है 2016 में वो लिखेंगे। यंत्र में कितना दिया हुआ है, यंत्र में दिया हुआ है 15 लाख और 16 लाख। हम यहाँ लिखेंगे यंत्र का 15 लाख और इसका 16 लाख, ठीक है। फिर फर्नीचर का कितना दिया हुआ है, फर्नीचर में देखेंगे 5 लाख और 6 लाख दिया है। कितना दिया है, 5 लाख और 6 लाख, ठीक है। अब अदृश्य संपत्ति यहाँ लिखेंगे। अदृश्य संपत्ति में क्या क्या दिया है, ख्याति और पेटेंट। हम यहाँ लिखेंगे ख्याति कितना दिया हुआ है हमारा
7,30,000 और 7,30,000 और 7,50,000। ठीक है बच्चों। और पेटेंट कितना दिया हुआ है हमारा? पेटेंट दिया हुआ है 8 लाख और 9 लाख और 9 लाख। ठीक है बच्चों। अब ख्याति हो गया, पेटेंट हो गया। अब उसके बाद हमारा क्या दिया है? बिन चालू विनियोग। बिन चालू विनियोग में कुछ नहीं दिया है तो उसे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे ब नाम का हेडिंग डाल देते हैं, बिन चालू विनियोग। बिन चालू विनियोग कुछ नहीं दिया है तो इसको हम डैश कर देते हैं। ठीक है। अब हमारा क्या है? दूसरे में दिया है चालू संपत्तियां। चालू संपत्ति में क्या क्या दिया हुआ है? पहला स्टॉक व्यापारी लेना। तीसरा है चालू विनियोग। चौथा है रोकड़ और रोकड़ समान। उसके बाद यहाँ पे दिया है कुल। ठीक है। तो स्टॉक कितना दिया है हमारा? 1,60,000 और 1,80,000। हम यहाँ लिखेंगे स्टॉक 1,60,000 और 1,80,000। व्यापारी लेना 2 लाख और 1,80,000। 1,80,000। ठीक है। उसके बाद दिया है व्यापारी लेना। अब हमारा चालू विनियोग 2,70,000। चालू विनियोग 2,70,000 और 1,40,000। 1,40,000 रोकड़ और उसके वियोग 70,000 दिया है दोनों। 70,000 और 70,000। इस तरह से ये हमारा पूरा हो गया। अब फिर से हम वही चौथा काम करेंगे। मतलब क्या करेंगे कि हम चौथे में से तीसरे को माइनस कर देंगे। ठीक है। चौथे में से तीसरे को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना है? 16 लाख और 15 लाख। कितना आएगा? 1 लाख। ठीक है। उसके बाद इसका परसेंटेज हम लोग निकालने चले जाएंगे तो कितना आएगा? 12 मतलब इसका परसेंटेज हम निकालेंगे तो कौन सा कैसे निकलेगा? पाँचवें में से पाँचवा, ये पाँचवा कॉलम है, पाँचवा भागे कितना करेंगे? 15 लाख गुणे 100, मतलब 1 लाख बटे 15 लाख गुणे 100। तो इसका आंसर आएगा 6.67। 6.67। दूसरा 6 लाख में से 5 लाख माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1 लाख आएगा। फिर 1 लाख भागे 6 लाख गुणे 100 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 20। ठीक है। अब 75,000 में से 73,000 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे? हमारा क्या दिया हुआ है? ख्याति 7,30,000 और 7,50,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 20,000। ठीक है। अब हम 20,000 भागे 7,30,000 करेंगे तो इसका परसेंटेज हमको मिल जाएगा 2 ये पेटेंट का रकम है बच्चों 7,30,000 और 7,50,000। तो कितना आएगा हमारा? 20,000 आएगा। 20,000 भागे 7,30,000 तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? कितना मिलेगा हमको? इसका 2.74। कितना आएगा? 2.74। अब थोड़ा हमारा ख्याति का रकम यहाँ पे मैंने नहीं लिखा भूल से। वो कितना है? ख्याति का रकम हमारा दिया हुआ है 1,80,000। हम ख्याति का रकम यहाँ पे लिख देते हैं और 80,000। ठीक है। तो इसका रकम होगा तो माइनस में यहाँ पर आएगा तो माइनस में हम कोष्टक में लिखते हैं 20,000। ठीक है। फिर 20,000 भागे 1 लाख गुणे 100 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 20% आएगा। कितना आएगा? 20%। ठीक है बच्चों। इधर ऊपर लिखा हुआ है। चलो ठीक है। अब हमारा कहाँ है?
बिन चालू विनियोग 8 लाख दिया है और 9 लाख दिया है। तो बिन चालू विनियोग ऊपर है, यहाँ पर दिया हुआ है लाइन में। तो बिन चालू विनियोग में घटाएंगे तो 1 लाख आएगा। ठीक है, 1 लाख में से 1 लाख भागे 8 लाख करेंगे, गुणे 100 करेंगे तो इसका आंसर हमको मिल जाएगा कितना, 12.50। ठीक है बच्चों, अब हम आएंगे चालू संपत्तियों में। चालू संपत्तियों में आएगा हमारा सबसे पहले क्या दिया हुआ है, स्टॉक का है कितना, 1,60,000 और 1,80,000। तो 1,60,000 और 1,80,000 करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 20,000। अब 20,000 भागे 1,60,000 गुणे 100 तो इसका आंसर हमको मिल जाएगा कितना, 12.50। 12.50। दूसरा है कितना, ये हमारा कितना है व्यापारी लेना 2 लाख और 1,80,000। तो इसमें हमको माइनस में आ रहा है, कितना माइनस में आ रहा है, 20,000। अब 20,000 हमको माइनस में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 20,000 भागे 2 लाख गुणे 100 तो इसका परसेंटेज कितना निकलेगा, 10। तो ये भी हमारा किस में रहेगा, ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, फिर हमारा चालू विनियोग 2,70,000 और 1,40,000। तो ये भी हमारा क्या है, माइनस में ही आ रहा है। ठीक है, कितना माइनस में आ रहा है, 1,30,000। तो यहाँ पे 1,30,000 किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 1,30,000 भागे 2,70,000 गुणे 100 तो इसका हम निकालेंगे कितना आएगा, 48.15। यहाँ 48.15 आ गया, इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे। अब हमारा रोकड़ और रोकड़ शिल्लक दोनों क्या है, समान है, इसको माइनस करोगे तो कुछ नहीं आएगा, इसलिए अब हम कुल यहाँ पे करते हैं। तो कुल में क्या होगा देखते हैं, कुल हमारा कितना आ रहा है, ये चालू संपत्तियों को जोड़ेंगे 43,30,000 जो ऊपर आया था, यहाँ पे आएगा 43,30,000। ये हम जोड़ेंगे तो 45 लाख। ठीक है, अब इसको इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा, 1,70,000। अब परसेंटेज निकालेंगे तो वही हमारा 3.93। देखो यहाँ का और इस जगह का, दोनों जगह का हमारा परसेंटेज मिल गया। इस तरह से हमारा ये सवाल सही है। अब हम आपको प्रश्न नंबर 11 समझाने जाएंगे जो समान पत्रक है। इस तरह से हमारा तुलनात्मक पत्रक खत्म हुआ। तुलनात्मक पत्रक में लाभ हानि का पत्रक और पक्की तलपट दोनों हमने समझा दिया है। अब आपको हम प्रश्न नंबर 11 में समान माप के लाभ हानि के पत्रक समझाने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर 11 आपको समझाएंगे। इससे पहले आप इसके रिलेटिव आप उदाहरण देख सकते हो और कर सकते हो। अगर 4 नंबर पाना है तो थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आसानी से 4 नंबर आपको मिल सकता है। ओके, थैंक यू।